नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के प्रश्न पत्र की व्याख्या को देखेंगे। आते हैं सवाल पर। पहला सवाल है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? वे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर ध्यान आकृष्ट किया सर्वप्रथम? तो उसमें विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, बीम्स, हार्नेले, इसमें से कौन है? तो जब भी हम आर्य भाषाओं के वर्गीकरण की बात करते हैं अध्ययन की ओर, तो सबसे पहला नाम जो आता है हार्नेले का आता है। ये जो है 1880 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण करते हैं। आधुनिक भारतीय जितने आर्य भाषा हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका वर्गीकरण करते हैं। इसलिए हार्नेले को हम जानते हैं सर्वप्रथम। आधुनिक भारतीय भाषा के वर्गीकरण करने के लिए हार्नेले का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। आते हैं अगले सवाल पर। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच कड़ी कहा जाता है? प्राकृत भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच कड़ी कौन सी है? मैथिली, अपभ्रंश, तमिल, तेलुगु। इसका जो सही उत्तर है वो अपभ्रंश है। प्राकृत आर्य भाषा में प्राकृत भाषा है, प्राकृत, और आधुनिक आर्य भाषा में अपभ्रंश के बाद हिंदी सहित अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं वो शामिल हैं। तो हिंदी और प्राकृत के बीच में जो भाषा है वो अपभ्रंश है, तो इसे याद रखेंगे। जो प्राकृत अपभ्रंश का जो समय सीमा है वह है 500 से 1000 ईस्वी। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी, पैशाची। हिंदी की जो उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऐसा माना जाता है कि मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र सुरसेन कहलाता है और यहाँ की बोली जाने वाली जो भाषा है वह सौरसेनी है। तो सौरसेनी से तात्पर्य क्या है? मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र। मथुरा प्लस और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास के क्षेत्र, जिसे कहा जाता था सुरसेन, जिसे सुरसेन कहा जाता। आते हैं अगले सवाल पर। ये जो सौर मागधी है, मागधी से बिहारी बोलियां निकलती हैं। अर्धमागधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी से। मागधी से बिहारी निकलती है, इसे ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। पैशाची से कौन सी निकलती है? पैशाची से लहंदा पंजाबी, लहंदा पंजाबी। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, इसे तो आप याद कर जाइए, रट जाइए। मागधी से कौन कौन सी भाषा निकली है? सौरसेनी से कौन सी, अर्धमागधी से कौन सी और पैशाची से कौन सी? तो इसे याद रखेंगे। खड़ी बोली हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी अपभ्रंश से, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा? अवधी की दक्षिणी शाखा बघेली बोली को किस आचार्य ने कहा है? हरदेव बाहरी, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके जो किसने कहा यह बात? तो हरदेव बाहरी कहते हैं। हरदेव बाहरी की एक पुस्तक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे याद रखेंगे। हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग पुस्तक के लेखक हरदेव बाहरी हैं, इसे ध्यान रखेंगे। कामता प्रसाद गुरु की जो पुस्तक है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, भोलानाथ तिवारी उत्तर प्रदेश हिंदी
संस्थान पुरस्कार भी इनको प्राप्त है, इसे ध्यान रखेंगे। और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से शब्दकोश बनाने का जो श्रेय है, प्रयास है, भोलानाथ तिवारी ने किया है। शब्दकोश निर्माण का कार्य अच्छा से किया है, शब्दकोश निर्माण का कार्य। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो भाषाओं का सर्वे ही किया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो याद रखेंगे, हरदेव बाहरी ने अवधि की दक्षिणी शाखा को कहा बघेली। और उनकी जो पुस्तक है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? हरदेव बाहरी। अगले सवाल पर आते हैं। ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बांग्ला। तो इसमें ब्रजबोली नहीं है, ब्रजबोली है। ब्रजबोली से ब्रजभाषा का अनुमान नहीं करना है, ये नहीं है। ये जो बांग्ला भाषा का है, ब्रजबोली जो है बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है, इसे ध्यान रखेंगे। यह ब्रजभाषा बिल्कुल नहीं है, यही कन्फ्यूजन होता है, इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि कैसी है? ओष्ठ, दंतोष्ठ, तलब्ध, जिह्वा मूल्य। च, छ, च वर्ग, कंठ, तालु। क वर्ग का कंठ है, च वर्ग का तालु है, तो तलब्ध। ओष्ठ, प वर्ग, प फ ब भ म, तो इसे याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो गया तलब्ध। 6 ध्वनि च वर्ग से है तो तलब्ध होगा, तो इसका सी होगा। अगले सवाल पर आते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? संसदीय समिति, राजभाषा संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसे आप रट जाएं, इसे सोते समय भी आप नहीं भूलें। संसदीय समिति का गठन जो है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत होता है। 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग 5 साल पर और संसदीय समिति दोनों के गठन का प्रावधान है। संसदीय समिति 10 साल पे, 5 साल और 10 साल पर राजभाषा आयोग संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। 343 में राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप को मान्यता किस अनुच्छेद में है? 343। 351 में है शब्दों का जो है समासिक रूप से विकास हो, सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हो, समासिक शब्दावली निर्माण तथा भाषा का निर्माण, इसे याद रखेंगे, इसे नहीं भूलेंगे। 345 जो है राज्यों की विधानमंडल की भाषा है। 345 राज्य की विधानमंडल की भाषा है, विधानमंडल की भाषा। तो इस तरह राजभाषा संबंधित आप सारे अनुच्छेद को याद रखेंगे। 348 भी बार बार पूछा जाता है। यह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा से संबंधित है 348, इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो नागरी लिपि के विकास को जब हम देखते हैं तो उस पूरे क्रम को देखते हैं। ब्राह्मी लिपि से होते हुए जब हम पहुंचते हैं, खरोष्टी लिपि, सिंधो लिपि नहीं है, यूनानी लिपि भी नहीं है, तो नागरी लिपि के विकास तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से कुटिल से पहले गुप्त, कुटिल, फिर उसके बाद नागरी और शारदा लिपियों की बात आती है।
तो नागरी शारदा गुप्त कुटी लिपि जो है वह हिंद ब्राह्मी लिपि के विकास से संबंधित है।